हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीए बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कल हमने बात की थी, किसकी बात की थी हमने? तापमान प्रतिलोमन पढ़ रहे थे, ठीक है। कल अपना चल रहा था तापमान प्रतिलोमन। तापमान विलोमता या तापमान प्रतिलोमन कहते हैं हम इसको। तापमान व्युत्क्रमण भी कहा जाता है। प्रतिलोमन, देखिए इसमें क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। लेकिन जो तापमान प्रतिलोमन होता है, तापमान व्युत्क्रमण होता है या तापमान विलोमता होती है, उसमें क्या होता है कि ये हमारा धरातल है और धरातल के संपर्क में तो तापमान अधिक पाया जाता है, धरातल के संपर्क में तापमान कम पाया जाता है और ऊंचाई पर तापमान क्या पाया जाता है? अधिक पाया जाता है। तापमान प्रतिलोमन इसलिए कहते हैं कि जिस प्रकार की स्थिति पाई जाती है उससे विपरीत स्थिति इसमें पाई जाती है, कि यहाँ पर नीचे तापमान कम होता है और ऊपर तापमान अधिक होता है। लेकिन सामान्यतया अगर हम बात करें तो जो हमारा तापमान होता है वो आपको पता है कैसा होता है कि नीचे तापमान कम होता है, जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई की तरफ जाएंगे ऊंचाई पर तापमान में क्या आती जाती है? कमी आती जाती है। लेकिन जो तापीय प्रतिलोमन है उसकी हम बात करते हैं तो वहाँ पर नीचे कम तापमान कह सकते हैं कि ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु पाई जाती है, या सीधे शब्दों में हम कह सकते हैं कि धरातल के समीप तापमान कम पाया जाता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में वृद्धि पाई जाती है। तो ऐसी जो स्थिति होती है उसको हम क्या कहते हैं? तापमान प्रतिलोमन। तापमान व्युत्क्रमण भी इसको कहा जाता है, तापमान व्युत्क्रमण भी इसे कहा जाता है। प्रतिलोमन भी कहा जाता है, विलोमता भी कहा जाता है। विलोम मतलब कि विपरीत है, कि जिस प्रकार की स्थिति होनी चाहिए उसके विपरीत वह पाया जाता है। अब हमने बात की थी, अगर तापमान प्रतिलोमन की बात करें तो क्या कहेंगे हम एक ही लाइन में कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि। तापमान प्रतिलोमन क्या है कि ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि, ऊंचाई के साथ ताप वृद्धि क्या है? तापमान प्रतिलोमन। अब इसके लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं हम उनकी बात करेंगे कि तापमान प्रतिलोमन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं, इसका हमने कल भी बताया था, स्वच्छ आकाश कह सकते हैं और मेघ रहित भी बोल सकते हैं। स्वच्छ आसमान, दूसरा मेघ रहित, सही है। इसको हमने कल समझा दिया था कल वाली क्लास में, आज वापस बता दूंगी थोड़ा सा। सेकंड थी अपना शीतकाल। देखिए स्वच्छ आकाश की बात करी, तापमान प्रतिलोमन की दिशाएं वहाँ पाई जाती हैं जैसे रात्रि के समय पार्थिव विकिरण होता है, अगर बादल छाए रहते हैं तो उस गति से पृथ्वी ठंडी नहीं हो पाती है। तो जब आसमान साफ रहेगा, बादल नहीं रहेंगे, तो क्या होगा? पार्थिव विकिरण के माध्यम से जो पृथ्वी है वह क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है। या हम कह सकते हैं कि धरातल के पास का जो सतह है वो ठंडी हो जाती है, जबकि ऊपर वाली परतें धीरे धीरे ठंडी होती हैं। तो उस समय ऐसी स्थिति पाई जाती है कि नीचे तापमान कम और जैसे जैसे धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं वहाँ पर तापमान में हमें वृद्धि अंकित होती है। सेकंड बात करते हैं शीतकाल, और इसका दूसरा को बोल सकते हैं हम शीतकाल की लंबी रातें। शीतकाल की लंबी रातें, देखिए क्या होता है कि जैसे हमारे यहाँ सर्दी का मौसम होता है तो जितनी भी ऊर्जा सूर्य से हमें प्राप्त होती है वो क्या होती है? रात में पार्थिव विकिरण के माध्यम से वापस अंतरिक्ष में लौट जाती है। तो पृथ्वी है वो धीरे धीरे जो धरातल है वो ठंडा होने का कार्य करता है। अगर रात छोटी होगी तो क्या उसके ठंडे होने की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण हो पाएगी? पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसलिए जो शीतकाल की रातें हैं वो कैसी होनी चाहिए? लंबी होनी चाहिए। आपने उत्तर भारत में देखा होगा कि हमारे यहाँ शीतकाल में
सर्दियों में पाला जमता है, जनवरी में दिसंबर के लास्ट वीक में, तो पाला पड़ता है। पाला मतलब जो ओस की बूंदें हैं वो किस में परिवर्तित हो जाती हैं, बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती हैं। जब वो बर्फ़ में परिवर्तित हो जाती हैं तो धरातल के पास तापमान अत्यधिक कम पाया जाता है। कह सकते हैं कि हम जब बर्फ़ में परिवर्तित है तो धरातल के पास तापमान कैसा है, 0 डिग्री। लेकिन उससे ऊपर की अगर हम बात करें तो जैसे जैसे ऊंचाई पे जाएंगे तापमान में बढ़ोतरी दर्ज होती है, क्योंकि जो शीतकाल की जो लंबी रातें होती हैं, पार्थिव विकिरण होता है, पार्थिव विकिरण के माध्यम से सबसे पहले धरातल के पास वाली जो वायु होती है वो ठंडी होती है। और आप सभी जानते हैं कि जो ठंडी वायु है वह ऊपर नहीं जाती है। धीरे धीरे जो वायुमंडल की जितनी भी परतें होती हैं धीरे धीरे ठंडी होना प्रारंभ हो जाती हैं। तो एक ऐसी स्थिति बनती है कि नीचे धरातल के समीप तापमान कम पाया जाता है। अगर पाला गिरेगा तो 0 डिग्री सेल्सियस तक वहाँ टेम्परेचर पहुँच जाता है। पाला गिरता है या हम कह सकते हैं कि ठंडी जो वायुमंडल के धरातल के समीप वाली जो परत है वो क्या हो जाती है, अत्यधिक ठंडी हो जाती है। और धीरे धीरे ऊपर वाली परतें फिर क्या होती हैं, ठंडी होती हैं। लेकिन जो स्थिति बनती है वो कौन सी बनती है, तापीय प्रतिलोमन की बनती है। क्यों? क्योंकि धरातल के पास तो हमें जो तापमान है वो कम प्राप्त होता है और जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तापमान में क्या होती जाती है, बढ़ोतरी होती जाती है। अगर शीतकाल की लंबी रातें नहीं होंगी तो इस प्रकार की स्थिति नहीं बनेगी। थर्ड हम बात करेंगे हिमच्छादित प्रदेश। हिमाच्छादित भी बोल सकते हैं, दोनों को एक साथ भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। हिमाच्छादित प्रदेश, देखिए इनमें क्या होता है, या धरातल या प्रदेश, इसमें क्या होता है आप सभी जानते हैं। जो हमारी बर्फ़ है किस प्रकार से कार्य करती है। अब बर्फ़ के पास जो वायु रहेगी वो भी कैसी रहेगी, ठंडी रहेगी। और ऊपर वाली जो परतें हैं वो किस प्रकार की रहती हैं, गर्म रहती हैं। तो जो हिमाच्छादित जो धरातल है वहाँ पर भी तापीय प्रतिलोमन की दशाएं पाई जाती हैं, क्योंकि बर्फ़ है जैसे ही वापस विकीर्ण होगा तो सबसे पहले कौन सी जो परत है वो ठंडी होगी, धरातल के समीप वाली जो परत है वो क्या होगी, अत्यधिक ठंडी हो जाएगी। और ठंडी हो जाएगी, आप सभी जानते हैं कि जो ठंडी वायु है ऊपर नहीं जाती है, नीचे से ही वायुमंडल की जितनी भी परतें हैं धीरे धीरे ठंडी होना प्रारंभ होती हैं। तो जो हिमच्छादित धरातल है वो भी क्या करता है, तापीय प्रतिलोमन की जो दशाएं हैं उसमें एक प्रभावशाली कारक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट बात करेंगे हम शांत वातावरण। शांत वातावरण, शांत वातावरण भी कह सकते हैं, तथा पवन संचार मंद, तथा पवन संचार मंद। देखिए इसमें क्या होता है, अगर वायु चलेगी तो क्या जो दशाएं हैं वो हमारे पास व्याप्त रह पाएंगी, नहीं रह पाएंगी। क्योंकि देखिए क्या करती हैं, जब पवन चलती हैं तो जो तापमान में जो विभिन्नता पाई जाती है, असमानता पाई जाती है, पवनें उसको समान करने का कार्य करती है। अगर धरातल स्थिर नहीं होगा, धरातल स्थिर नहीं होगा तो इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। धरातल के पास स्थिरता नहीं होगी, शांत वातावरण नहीं होगा तो इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि जैसे ही पवन आएगी, पवन क्या करेगी, उस असमानता को समान करने का कार्य करती है। पवनें कब चलती हैं, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर पवनें गति करती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब वायुदाब में अंतर पाया जाता है, तापमान में अंतर पाया जाता है, उस के कारण, ताप के अंतर के कारण वायुदाब के केंद्र बनते हैं। और जब उच्च वायुदाब और निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं तो क्या होती हैं, पवनें चलती हैं। तो जब पवनें चलेंगी तो क्या धरातल के पास इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होंगी। अगर यहाँ पर ठंडी वायु है तो क्या करेंगी, उस ठंडी वायु को पवनें यहाँ से दूसरी जगह स्थानांतरित कर देंगी। तो जो तापीय प्रतिलोमन है उस प्रकार की दशाएं उत्पन्न नहीं हो पाती हैं। तो इन्होंने कहा कि अगर तापीय प्रतिलोमन बनना है तो उसके लिए वातावरण कैसा होना चाहिए, शांत होना चाहिए, या दूसरा हम कह सकते हैं कि पवन नहीं चलनी चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे फिफ्थ पे कि जो वायुमंडलीय दशाएं हैं वो शांत होनी चाहिए। वायुमंडलीय दशाएं कैसी होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए।
वायुमंडलीय दशाएं, आंधी आ रही है, बारिश आ रही है, तूफान आ रहा है, अगर वो सब होगा तो क्या होगा, जो तापीय प्रतिलोमन की दशाएं हैं वो उत्पन्न नहीं होगी। बादल छा रहे हैं, मेघ बन रहे हैं, तो अगर ऐसी दशाएं होती हैं तो तापीय प्रतिलोमन वाली दशाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। उसके लिए जो हमारा वायुमंडल है वो किस प्रकार का होना चाहिए, शांत होना चाहिए। और लास्ट हम बात करेंगे कि पवन कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। पवन कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन्होंने बताया कि पवन शुष्क होनी चाहिए। जैसे ही बात करें कि आर्द्र पवन में ऊष्मा ग्रहण करने की क्षमता सर्वाधिक पाई जाती है। अगर पवन आर्द्र होगी तो उसमें ऊष्मा ग्रहण करने की जो शक्ति है, क्षमता है, वह सर्वाधिक पाई जाती है। अगर यहाँ धरातल के समीप आर्द्र पवन है तो वो क्या करेगी, उसमें जितनी भी जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसको क्या कर लेगी, वो पवन अवशोषित कर लेगी, जिसके कारण ऊपर के धरातल और नीचे के धरातल में अंतर नहीं पाया जाता है। इसलिए पवन कैसी होनी चाहिए, पवन शुष्क होनी चाहिए। क्योंकि अगर पवन शुष्क होगी तो उस जो ऊष्मा है उसको ग्रहण नहीं करती है, और ऊष्मा को ग्रहण नहीं करती है तो दोनों के तापमान में क्या पाया जाता है, अंतर पाया जाता है। धरातल के समीप और उसकी ऊंचाई पर जो हमें तापमान मिलेगा, दोनों में अंतर पाया जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पवनें किस प्रकार की हैं, आर्द्र पवनें हैं, आर्द्र जो पवन है वो क्या है, धरातल के समीप आर्द्र है, तो वो आर्द्रता क्या करेगी, धरातल से जो ऊष्मा उसको प्राप्त होगी उसको क्या कर लेगी, वो अवशोषित कर लेगी, जिसके कारण जो तापीय प्रतिलोमन वाली दशाएं हैं वो उत्पन्न नहीं होगी। अगर आर्द्र पवनें हैं, आर्द्र पवनें क्या करती हैं, सर्वाधिक जो ऊष्मा होती है उसको ग्रहण करने का कार्य करती हैं। उस ऊष्मा को अगर जो आर्द्र पवन है वो ग्रहण कर लेंगे तो ऊपर और नीचे के तापमान में अधिक अंतर नहीं पाया जाता है। अगर तापमान में अंतर नहीं होगा तो तापमान प्रतिलोमन वाली दशाएं उत्पन्न नहीं होंगी। इसलिए पवन किस प्रकार की होनी चाहिए, पवन शुष्क होनी चाहिए। ये कुछ कारण थे जो तापमान प्रतिलोमन को प्रभावित करते हैं, या कह सकते हैं कि तापमान प्रतिलोमन के लिए आवश्यक कारक कि वायुमंडल शांत होना चाहिए, पवन शुष्क होनी चाहिए, हिमच्छादित धरातल होना चाहिए, शीतकाल की लंबी रातें होनी चाहिए, स्वच्छ आकाश होना चाहिए, मेघ रहित होना चाहिए। अगर ऐसी दशाएं होती हैं तो क्या होता है, हमारे तापमान प्रतिलोमन की जो दशाएं हैं वो उत्पन्न होती हैं। आगे हम बात करेंगे, इनको एक बार देख लीजिएगा। ये हमारे तापमान प्रतिलोमन को प्रभावित करने वाले कारक हैं, या तापमान प्रतिलोमन के लिए आवश्यक दशाएं हैं। कौन कौन सी हैं, स्वच्छ आकाश, शीतकाल की लंबी रातें, हिमाच्छादित धरातल, शांत वातावरण तथा पवन संचार मंद होना चाहिए। वायुमंडलीय जो दशाएं हैं वो किस प्रकार की होनी चाहिए, शांत होनी चाहिए। और पवन कैसी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए। क्योंकि जब पवन आर्द्र होगी तो आर्द्र पवन क्या करेगी, ऊष्मा को ग्रहण कर लेती है, जिसके कारण तापमान प्रतिलोमन वाली दशाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे जो तापमान प्रतिलोमन है यह कितने प्रकार का होता है। ये तो हमने बात की थी कि उसके लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कि जो तापमान प्रतिलोमन है उसके कितने प्रकार हैं। ठीक है, फर्स्ट हम बात करेंगे प्रकार। प्रकार में फर्स्ट डालेंगे अपवाही, अप्रवाही या स्थिर, दो नाम ले सकते हैं हम इसको। क्या कहेंगे, अप्रवाही या स्थिर। जैसा ही नाम से पता चलता है कि स्थिर है, देखिए इसको हम आगे दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सही है, अप्रवाही या स्थिर। अप्रवाही जो प्रवाहित नहीं होता, स्थिर जो स्थिर है वो क्या, अप्रवाहित नहीं होगा। इसको हम दो भागों में बांटते हैं। एक है धरातलीय, इसका एक पार्ट कौन सा है, धरातलीय, और इसका दूसरा कौन सा है, वायुमंडलीय। धरातलीय प्रतिलोमन और दूसरा है वायुमंडलीय प्रतिलोमन। वायुमंडलीय प्रतिलोमन देखिए कैसे, अप्रवाही या स्थिर जिसको हम कह सकते हैं, स्थिर वो होता है जो प्रवाह नहीं होता। सही है, प्रवाह मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना। अस्थिर, अप्रवाही या स्थिर एक ही बात है।
प्रतिलोमन। इस स्थिर प्रतिलोमन को हमने दो भागों में डिवाइड किया है, एक है धरातलीय प्रतिलोमन और दूसरा है वायुमंडलीय प्रतिलोमन। जो धरातलीय प्रतिलोमन है वो कहाँ पाया जाता है? धरातल के समीप। लेकिन उसके लिए इन्होंने कंडीशन रखी है कि मध्य और उच्च अक्षांशों में, मध्य तथा उच्च अक्षांशों में हिमाच्छादित प्रदेश कहाँ मिलेगा? सही है, मध्य व उच्च अक्षांशों में हिमाच्छादित प्रदेश। इन्होंने कहा जो धरातलीय प्रतिलोमन है वो यहाँ मिलेगा। अब मध्य और उच्च अक्षांश की अगर हम बात करें तो कौन से क्षेत्र में आते हैं? ये 0 डिग्री हमारा, देखिए अगर हम अक्षांश की बात करेंगे 0 डिग्री क्या होता है? सबसे कम। इसको हम बोलते हैं निम्न अक्षांश। सही है, 0 डिग्री इसलिए क्या कहेंगे? निम्न अक्षांश। ये हमारा मध्य अक्षांश और ये 90 डिग्री हमारा उच्च अक्षांश। सही है। अब बर्फ़ कहाँ जमेगी? इन्हीं क्षेत्रों में जमेगी, मध्य और उच्च अक्षांश में, क्योंकि भूमध्य रेखा पर तो जहाँ निम्न अक्षांश है, भूमध्य रेखा पर तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर तापमान प्रतिलोमन की दशाएं उत्पन्न नहीं होती हैं। सही है। बर्फ़ कहाँ जमेगी? यहाँ तो जम नहीं सकती भूमध्य रेखा पर, क्योंकि सूर्य की सीधी किरणें पड़ती हैं। जमेगी तो बहुत अधिक ऊंचाई पर। लेकिन अगर हम बात करें कि मध्य और उच्च अक्षांशों के हिमच्छादित जो प्रदेश हैं वहाँ पर धरातलीय प्रतिलोमन की दशाएं पाई जाती हैं। अब कैसे पाई जाती हैं? जैसे मैंने आपको बताया था कि धरातल के समीप क्या होगा? वायु कैसी हो जाएगी? ठंडी हो जाएगी। धरातल के समीप वायु कैसी हो जाएगी? जब धरातल कैसा है? हिम से बना हुआ है, बिल्कुल ठंडी हो जाएगी 0 डिग्री सेल्सियस। लेकिन जो वायुमंडल की जो परतें गर्म होती हैं, नीचे से धीरे धीरे पूरा वायुमंडल क्या होता है? ठंडा होने का कार्य करता है। लेकिन यहाँ की बजाय जो ऊपर है वो तापमान वहाँ क्या मिलेगा? ज़्यादा मिलेगा। तो जो इस प्रकार की स्थितियाँ हैं धरातलीय प्रतिलोमन वाली, वो मध्य और उच्च अक्षांशों के जो हिमाच्छादित प्रदेश होते हैं उन प्रदेशों में बनती हैं। नेक्स्ट हमने कौन सी बात करी? वायुमंडलीय प्रतिलोमन की। दूसरा क्या था हमारा? वायुमंडलीय प्रतिलोमन। अब वायुमंडलीय प्रतिलोमन है तो बनेगा कहाँ? वायुमंडल में। सही है, धरातल से ऊपर बन सकता है या शोभ मंडल से ऊपर। देखिए ये हमारा धरातल है, धरातल के सबसे पास वाली परत कौन सी है? शोभ मंडल। इसके ऊपर समताप मंडल। सही है, और ओजोन भी किसी का पार्ट है, इसी समताप का पार्ट है। सही है, या हम कह सकते हैं कि जो ओजोन मंडल है इसी समताप मंडल में शामिल है। कुछ ऊंचाई तक तापमान समान पाया जाता है, उसके बाद ओजोन परत के कारण 20 किलोमीटर तक जो हमारा तापमान है वो क्या पाया जाता है? समान पाया जाता है। उसके ऊपर 20 से 50 या 55 किलोमीटर तक तापमान में वृद्धि पाई जाती है। वृद्धि किसके कारण पाई जाती है? ओजोन के कारण। वृद्धि किसके कारण पाई जाती है? ओजोन के कारण। जब ओजोन के कारण तापमान में वृद्धि पाई जाएगी तो क्या वायुमंडलीय प्रतिलोमन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, कि यहाँ पर तापमान क्या है? समान है, या हम कह सकते हैं कि कम तापमान है। लेकिन जैसे ही और ऊंचाई पे जाएंगे गैस कौन सी आ गई? ओजोन आ गई। और ओजोन क्या कार्य करती है? सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है और वहाँ के तापमान को बढ़ा देती है। जब तापमान बढ़ेगा नीचे समान या नीचे कम, ऊपर तापमान बढ़ेगा, तो स्थिति किस प्रकार की होंगी? वायुमंडलीय प्रतिलोमन वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, वायुमंडलीय प्रतिलोमन कहाँ होगा? वायुमंडल में होगा। वायुमंडल की परतों का हमें पता है, नीचे शोभमंडल, ऊपर समताप मंडल है। और कौन सी परत है जिसका तापमान ओजोन के कारण बढ़ जाता है? समताप मंडल बोल सकते हैं हम उसको, ओजोन मंडल भी कह सकते हैं, क्योंकि ओजोन कौन से मंडल में पाई जाती है? ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। 20 से 55 तक क्या पाई जाती है? 50-55 किलोमीटर तक इस समताप मंडल की ऊंचाई पाई जाती है। लेकिन कुछ दूरी तक इसमें तापमान क्या रहता है?
समान रहता है। उसके बाद ओजोन पाई जाती है। ओजोन के कारण तापमान में क्या पाई जाती है? वृद्धि पाई जाती है। तो यहाँ नीचे तापमान कम, ऊपर तापमान में वृद्धि, तो परिस्थितियाँ किस प्रकार की उत्पन्न होती हैं? वायुमंडलीय प्रतिलोमन वाली स्थितियाँ पाई जाती हैं। क्लियर हुआ आपका? ठीक है, सेकंड की बात करते हैं। हमने फर्स्ट बात कर ली अप्रवाही, सही है, इसके दो पार्ट बना दिए हमने। दूसरी किसकी बात करेंगे? दूसरी हम करेंगे प्रवाही की। दूसरी क्या है? प्रवाही। इसका दूसरा नाम भी ले सकते हैं अभिवहन, अभिवहनीय, संपर्कीय, अभिवहनीय, दूसरा नाम है संपर्कीय, और आगे क्या लिखेंगे? प्रतिलोमन। तो इसमें क्या होता है, जो मध्य अक्षांश के शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं उसमें जो पवन है उनके क्षैतिज प्रवाह के कारण इस प्रकार की दशाएं पाई जाती हैं। देखिए कैसे पाई जाती हैं कि अक्षांश कौन से हैं? मध्य अक्षांश। और कटिबंध कौन से हैं? शीतोष्ण। भाई शीतोष्ण है, शीतोष्ण क्षेत्र में चक्रवात बनते हैं। क्या बनते हैं? चक्रवात बनते हैं। आपको पता है चक्रवात देखिए क्या होते हैं? निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। बता देती हूँ थोड़ा सा आपको। केंद्र में तो पाया जाएगा निम्न वायुदाब, MB में लिखते हैं इसको, ठीक है। 1000 MB, 1010 MB, सही है। इसमें जो पवनें चलती हैं बाहर से अंदर की ओर चलती हैं, सही है। यह है चक्रवात। इसमें जो पवनें चलती हैं वो क्या चलती हैं? बाहर से अंदर की ओर चलती हैं। कह सकते हैं कि केंद्र में निम्न वायुदाब पाया जाता है और बाहर उच्च वायुदाब पाया जाता है। आपको सिर्फ इतना सा समझना है कि दो पवनें होती हैं, एक होती है गर्म और एक होती है ठंडी, और वो पवनें क्या करती हैं? आपस में टकराती हैं। अब आपस में टकराएंगी तो आपको पता है कि गर्म वायु ऊपर आएगी और ठंडी वायु नीचे आएगी। इस प्रकार की जो स्थिति बनेगी उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? प्रतिलोमन, सही है। कि जो मध्य अक्षांश होते हैं उसमें जो शीतोष्ण क्षेत्र होते हैं उसमें इस प्रकार की स्थिति पाई जाती है। प्रवाही, प्रवाही मतलब वायु का प्रवाह हो रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? वायु का प्रवाह हो रहा है। अभिवहनीय भी बोल सकते हैं, संपर्कीय भी बोल सकते हैं कि दो वायु आपस में एक दूसरे के संपर्क में आती हैं। गर्म और ठंडी वायु राशियाँ होती हैं वो आपस में टकराती हैं। तो आपको पता है कि जो ठंडी वायु राशि होती है भारी होती है, आक्रामक चाहे कौन सी भी हो, लेकिन ठंडी नीचे आ जाएगी और गर्म उसके ऊपर आ जाती है। क्योंकि ठंडी वायु भारी होने के कारण धरातल के संपर्क में रहती है और गर्म वायु क्या होती है? गर्म वायु ऊपर उठ जाती है। तो जो स्थिति बनती है नीचे ठंडी वायु और उसके ऊपर गर्म वायु स्थित हो जाती है। तो तापमान में भी उसी प्रकार से प्रदर्शित होगा कि नहीं, कि ठंडी वायु है तापमान कम, गर्म वायु है तापमान अधिक। और हमारा जो प्रतिलोमन है वो भी क्या होता है? धरातल के समीप तापमान कम पाया जाता है और धरातल से ऊंचाई पर तापमान अधिक पाया जाता है। सेम स्थितियां हैं। तो इस प्रकार की जो कंडीशन बनती है या स्थिति बनती है उसको हम बोलते हैं प्रवाही, संपर्कीय या अभिवहनीय प्रतिलोमन। कि मध्य अक्षांश के जो शीतोष्ण क्षेत्र हैं उसमें इस प्रकार की दशाएं उत्पन्न होती हैं। और लास्ट हम बात करेंगे, किसकी बात करेंगे? यांत्रिक। ये सेकंड भी हमने हटा दिया यहाँ से। इसके सामने आप लिख सकते हैं कि चक्रवात, सही है। आपको डिफाइन करने में इजी रहेगा। इस वायुमंडल के सामने लिख देना ओजोन, सही है। और इसके सामने क्या लिख देना? हिम प्रदेश। कर सकते हैं डिफाइन। सिर्फ एक कीवर्ड से आप इस पूरे को अच्छे से डिफाइन कर सकते हैं। प्रवाही हो गया, चक्रवात है। और तीसरे की अगर हम बात करें तो तीसरा है हमारा, तीसरे को हम कहेंगे यांत्रिक प्रतिलोमन। यांत्रिक प्रतिलोमन। देखिए इसमें क्या होता है। जो यांत्रिक प्रतिलोमन होता है वायु धारा के लंबवत संचरण के कारण ये जो प्रतिचक्रवात होते हैं, प्रतिलोमन होते हैं, प्रतिचक्रवातों के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ हमने बात की थी चक्रवात की, यहाँ हम बात किसकी करेंगे? प्रतिचक्रवात की।
प्रति चक्रवात की। इसमें भी क्या होता है कि गर्म और ठंडी वायु होती हैं और जिसके कारण क्या होते हैं, इस प्रकार के जो प्रति चक्रवात हैं और प्रतिलोमन हैं वो देखने को मिलते हैं। प्रति चक्रवात में भी वही स्थितियां होती हैं, लेकिन बीच में उच्च वायुदाब होता है, सही है, और किनारे पर निम्न वायुदाब होता है जो पवनें चलती हैं केंद्र से परिधि की ओर चलती हैं, बीच वाले क्षेत्र से बाहर की ओर चलती हैं। तो पवनें ऊपर से नीचे उतरती हैं। ऊपर से नीचे उतरती हैं तो आपने देखा होगा कि जो ऊपर है वो गर्म वायु रह जाती है, सही है, क्यों? क्योंकि गर्म वायु क्या होती है, हल्की होती है, और नीचे कौन सी वायु आ जाती है, ठंडी वायु आ जाती है, जिसके कारण प्रति चक्रवातीय दशाएं उत्पन्न होती है, जिसको हम कहते हैं यांत्रिक प्रतिलोमन। ठीक था, ये हमने बात की थी तापीय प्रतिलोमन की और उसके प्रकार की। ये एक तरह से आपके नोट्स भी हैं, आप इनको अच्छे से समझ लेना, लिख लेना। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बताएं। और दूसरा, एक आप लोग थोड़ा सा कमेंट करके बताया करें कि आप लोगों को समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, कम से कम कि हाँ कौन सी चीज़ आपको अच्छी लग रही है, कितना समझ में आ रहा है, उसके बारे में आप मुझे बता सकते हैं। आज के लिए आपका क्वेश्चन है कि धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं 165 मीटर पर कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में क्या आती है, कमी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, कि जैसे जैसे हम धरातल से ऊंचाई पर जाते हैं 165 मीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या आती है, कमी आती है। आज के लिए आपका क्वेश्चन ये है। और दूसरा ये है कि तापमान प्रतिलोमन के कितने प्रकार होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपका कि तापमान प्रतिलोमन के कितने प्रकार होते हैं, या उसके प्रकार के बारे में बताएं। ठीक है, और ये थी आपकी आज की क्लास। जो भी समस्या है आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपके पास नंबर है, मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा, और पहले आप पीछे वाली क्लास देखना, उसके बाद बेटा आगे वाली क्लास देखना, क्योंकि सीक्वेंस से जब तक नहीं समझोगे नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे वायुदाब की। आज के लिए इतना ही।